अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन को हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर 2 को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का एट सॉफ्टटेक एकेडमी लोधरा। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेली लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो वो कहता था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज्ड। ठीक है, तो मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है डेली लाइफ के अंदर। क्यों ज्यादा है? वो कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग सिस्टम इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर का मतलब उन रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर लाइफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि प्रोटीन हो गया, इंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये तमाम के तमाम जो हमारे पास लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं ये 1000 ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन करते हैं। बहुत ज्यादा कार्बन एटम इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लिविंग सिस्टम मतलब कि हम अपने अंदर भी मौजूद मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना है तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना पड़ेगा, प्रोटीन को स्टडी करना पड़ेगा, इंजाइम को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, विटामिन को, न्यूक्लिक एसिड को। और इनको स्टडी करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करते हैं? लिविंग सिस्टम के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो अगर इनके मॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शन को अगर डिस्कस करें तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर रिएक्शन है, राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है we have become dependent upon the organic compound that occur in nature for our food, medicine and clothing। ठीक है, वो कहता है कि मेडिसिन, क्लॉथिंग और फूड में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं। और हमने क्या किया है? मैनी ऑफ दीज सिंथेटिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से इन तमाम मतलब कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, नेचुरली मेडिसिन के अंदर मौजूद होते हैं, क्लॉथिंग के अंदर मौजूद होते हैं, उन तमाम को आर्टिफिशियली या सिंथेटिक कंपाउंड्स तैयार कर लिए उन तमाम कंपाउंड्स के जो नेचुरली तौर पर मौजूद हैं, ताकि उन कंपाउंड्स की शॉर्टेज को पूरा किया जा सके जो नेचुरली तौर पर इस वक्त मौजूद हैं, राइट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो कहते हैं ओवर द ईयर्स केमिस्ट हैव टू लर्न द सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निश, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड डॉयज। तो ये जितनी भी चीजें, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो केमिस्ट ने तैयार किया लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली, ठीक है, ये सारे के सारे तैयार हुए विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लास्टिक को सिंथेसाइज कराया गया, ठीक है, जिसकी वजह से नेचुरली जो आमतौर पर प्लास्टिक मौजूद होती है, ठीक है, तो उसकी कमी को पूरा किया गया। सिंथेटिक रबर तैयार की गई, मेडिसिन को तैयार किया गया, प्रिजर्वेटिव्स तैयार किए गए, पेंट्स को तैयार किया गया, वार्निश को तैयार किया गया, टेक्सटाइल फाइबर्स को तैयार किया गया, फर्टिलाइजर्स को तैयार किया गया, पेस्टिसाइड्स को तैयार किया गया, डिटर्जेंट्स को तैयार किया गया, कॉस्मेटिक्स को तैयार किया गया और डाइज को तैयार किया गया। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये किसकी मदद से सिंथेसाइज हुए लेबोरेटरी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। वो कहता है रिजर्वियर फ्रॉम विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड आर, कि वो सोर्सेज जहां से हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है पेट्रोलियम, नेक्स्ट हमारे पास है कोल, नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस वो सोर्सेज हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? कलेक्टिवली नाम देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। तो पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड द fossil fuels, or these fossil fuels form over the long period of time from the decay of plant and animals। और ये कहते हैं कि एनिमल और प्लांट्स की जब डेथ हो जाती है तो उनके डिकम्पोजिशन से, उनके डिके से, ठीक है, काफी अरसे बाद क्या बनती हैं? ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, पेट्रोलियम बनता है, कोल बनते हैं और नेचुरल गैस बनती है, राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं।
वो कहते हैं फोसिल फ्यूल वो फ्यूल है जो कि नेचुरल प्रोसेस के जरिए बनता है, जैसे कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन किसकी, बरीड डेड ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि मतलब कि जब डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ होती है वो जमीन के अंदर बेरीड हो जाता है और इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म की जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन कराई जाती है तो पेट्रोलियम बनता है, कोल बनता है, नेचुरल गैस बनता है, दैट इज कॉल्ड फोसिल फ्यूल। तो इस तरह फोसिल फ्यूल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास कोल है जो कि एक हार्ड रॉक है, ठीक है। तो कोल होता क्या बेसिकली, वो कहते हैं कोल इज अ हार्ड रॉक व्हिच कैन बी बर्न्ड एज अ सॉलिड फॉसिल इन फ्यूल, ठीक है। तो सॉलिड जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या, कोल है जो कि एक हार्ड रॉक है, इससे हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकती हैं। अब वो कहता है कि अब ये बनता किस तरह है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल, हाउ इज द कोल इज फॉर्म्ड। वो कहते हैं कोल इज इट इज बिलीव्ड दैट कोल इन नेचर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। वो कहता है कि ये माना जाता है कि कोल बनता किस तरह नेचर के अंदर। वो कहते हैं सपोज करें कि 500 मिलियन ईयर्स अगो एक किसी ट्री की डेथ हुई और वो एक अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या हो गया, बरीड हो गया, दफन हो गया। अब हो क्या जब ये दफन हो जाएगा तो वो कहता है कि इसकी जो वुड है उस पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होंगे और वुड कन्वर्ट हो जाएगी पीट के अंदर, और इस पीट पर जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखा जाएगा अर्थ क्रस्ट के अंदर तो पीट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कोल के अंदर। तो ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन ऑन वुड द वुड इज कन्वर्टेड इनटू द पीट एंड देन एज द रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट पीट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द कोल। तो मतलब पहले वुड थी, फिर पीट बनी, फिर क्या बन गया, कोल बन गया, राइट हो गया। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। एक वुड थी, ठीक है, एक ट्री था जिसकी डेथ हो गई बहुत ज्यादा अरसे पहले, तो वुड किसके अंदर कन्वर्ट होगी, पीट के अंदर। पीट किसके अंदर कन्वर्ट हुई, लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट किसके अंदर कन्वर्ट हुई, सब बेटोमिनस के अंदर। सब बेटोमिनस किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, बिटोमिनस। और बिटोमिनस किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, एंथ्रासाइट के अंदर, ठीक है। तो हाई क्वालिटी कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट है। तो इस तरह क्या हो गया कि जो वुड था, ठीक है, उसकी बैक्टीरियल और केमिकल डिकम्पोजिशन से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से अल्टीमेटली वो क्या बन गया, कोल बन गया, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि कार्बोनाइजेशन क्या है या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, एक ही नाम है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब कोल को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोक के अंदर, कोल तार के अंदर, कोल गैस के अंदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि व्हेन द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, द कोल इज कन्वर्टेड इनटू द कोक, कोल गैस एंड द कोल तार। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि कोल तार से, ठीक, जो कि एक लिक्विड मिक्सचर होता है, हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते हैं, ठीक है, कोल तार की, तो उससे मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोल तार के अंदर मौजूद है, कोल तार में मौजूद है, हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, आसान वर्डिंग के अंदर अगर मैं बताऊं तो हम इस तरह कहते हैं कि अगर एक लिक्विड मिक्सचर है और उनके हम कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग कर लेते हैं और थ्रू द डिस्टिलेशन उन्हें कूल करके अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब कि सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर इनटू फ्रैक्शंस कंपोनेंट्स डिफरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। के बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के लिहाज से जो एक लिक्विड मिक्सचर के अंदर फ्रैक्शन या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें अलग किया जाता है बाय द मींस ऑफ डिस्टिलेशन, टिपिकली यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसका क्या नाम है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ये हमने एक लिक्विड मिक्सचर डाला जिसे वेपोराइज्ड क्रूड ऑयल का नाम दे रहे हैं। ये वो कहते हैं कि जब इसे हाई टेम्परेचर पर दिया जाता है तो मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स पर मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, और फिर उन्हें कूल करके थ्रू द डिस्टिलेशन अलग अलग कर लिया जाता है। तो हमने देखा कि एक लिक्विड मिक्सचर को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या फ्रैक्शनल के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है The total coal resources of Pakistan are estimated by the Geological Survey of Pakistan to be 184 billion ton। तो पाकिस्तान में, ठीक, एक सर्वे के मुताबिक कितने कोयला कितना मौजूद है, 184 बिलियन टन मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट 80% ऑफ दिस कोल इज यूज्ड टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किलर्स, बिसाइड सम क्वांटिटी इज यूज्ड फॉर
डोमेस्टिक पर्पसेज। इन 184 बिलियन टन का जो 80% है वो भट्टियों के अंदर ईंटों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और सम इज यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, और कुछ डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कॉन्शियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडक्ट कोल इनटू इंडस्ट्री बाय सेटिंग अप कोल बेस्ड पावर यूनिट्स। बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि कोल बेस्ड पावर यूनिट, मतलब कि वो पावर यूनिट जो कोयले से चले उनको सेटअप किया जाए और इंडस्ट्री के अंदर कोयले की जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाया जाए। राइट। नेक्स्ट वो कहता है द सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा are all known to expand coal utilization in power generation for which many incentives have made available। तो सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा ने, ठीक है, इस बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी शो की है कि पावर जनरेशन में कोयल की यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जाए और इसके बारे में बहुत ज्यादा इकदाम भी किए जा चुके हैं। राइट हो गया।